हेलो स्टूडेंट, आप सभी को देवांगन जी के पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है पिछले 2-3 दिनों से मैथ्स की क्लास क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे थे। और इसके पहले हम शुरुआत जो किए थे भारत के भूगोल मतलब सामान्य ज्ञान के अंदर का शुरुआत किए थे। ठीक है, तो आज जो है जो पिछला टॉपिक से मैं जो बचा हुआ टॉपिक है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का भूगोल, तो आज क्लास में अपन लोग क्या कवर करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत भारत के जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे कि भारत के ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है, भारत के हिंदू कुश पर्वत है, हिमालय की पर्वत बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये सभी चीज़ें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया देखा था, अक्षांश रेखा के बारे में पढ़े थे, देशांतर रेखा के बारे में पढ़े थे, अक्षांश रेखा के साथ साथ कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा के साथ साथ हम लोग प्रथम या उत्तर रेखा, ये सब चीज़ की चर्चा किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम जो है, आज की क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की भूगोल में। यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठा के कई बार व्यापम में या पीएससी में क्वेश्चन क्या किया है, पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत की भूगोल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तो आपको मैंने शुरू में ही कहा कि भारत जो है उत्तर में हिमालय पर्वत है और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश एवं सुलेमान पर्वत से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ भारत के उत्तर पूर्व की दिशा में पूर्वांचल की क्या है, पहाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं भारत के उत्तर के दिशा में क्या क्या मिलेगा आपको, हिमालय पर्वत, और उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान के पर्वत। मतलब ये उत्तर पश्चिम का पोजीशन इधर का पाकिस्तान वाला एरिया, और ऊपर के एरिया क्या है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। भारत के पूर्व की ओर अगर हम जाएं तो आपको क्या मिलेगी, पूर्वांचल की पहाड़ियां मिल जाएगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और हिमालय पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत भी अपने आप में 4 भागों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय है, ठीक है, बृहत हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय, ये सब चीज़ का भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, और उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तथा दक्षिण में हिंद महासागर से हमारा जो देश है वो क्या है, घिरा हुआ है। इसीलिए मतलब उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, पूर्वोत्तर में या क्या बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इधर क्या हिंदू कुश पर्वत और क्या बोलना चाहिए, सुलेमान पर्वत है, और नीचे में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी लिखने के लिए आता है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, जो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वही उसका क्या रहता है, आंसर रहता है। ठीक, आगे हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांस बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से देश आते हैं। तो आपका आता है पहले नंबर पे भारत आता है, दूसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे आता है भूटान, चौथे नंबर पे आता है नेपाल, और उसके बाद फिर 5वें नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान। तो ये सभी भारत के क्या है, वैसे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। भारत, बांग्लादेश कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, नेपाल कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है। ठीक, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जानकारी आपको रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 5 देश। ठीक है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक, आगे हम देखेंगे भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से, भारत जो है अक्षांशीय एवं देशांतरी दृष्टि से कहाँ मतलब कौन से गोलार्ध में आता है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये भी पेपर में आने का चांस बनता है। ठीक है, भारत जो है अक्षांशीय, इसको हम देखे थे गोलार्ध में जब आपको पढ़ा रहा था कर्क रेखा या देशांतर रेखा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, तो इसमें मैं आपको बताया था कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध मतलब पूर्वी देशांतर की तरफ नहीं बताया था, परंतु जो भूमध्य रेखा से क्या है ऊपर है, इसलिए उसको उत्तर पूर्वी देशांतर की तरफ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, उसके बाद फिर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, हमारा जो देश है भारत, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी पेपर में आ चुका है, याद रखना है आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो संपूर्ण विश्व का कितना % कवर करता है हमारा देश जो है, टोटल क्षेत्रफल का 2.4%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है उसी चीज़ को, विश्व के टोटल मतलब भारत का जो पोजीशन है या भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल से 2.43% मतलब हमारे भारत का है। और भारत के संदर्भ से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना % है, 4.4%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है।
ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो क्रम है वो कौन से नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम अगर विश्व में देखें तो 7वें नंबर पे है। ठीक, क्षेत्रफल के क्रम पे अगर हम जाएं तो भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे है। और एशिया में देखें, क्योंकि चूंकि हमारा जो देश है कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है, एशिया, तो एशिया महाद्वीप में हमारा जो देश है वो उसका क्षेत्रफल के क्रम में देखें तो दूसरे नंबर पे है। ठीक, याद रखिएगा। और दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे भारत का क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक, अब हम देखे थे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो क्रम है पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर पे होने के साथ साथ इसके पहले कौन कौन से देश हैं, तो पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे क्या है, अपना देश भारत। ठीक है, याद रख सकते हैं, एकदम आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। ठीक, तो रूस है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे क्या है, चीन है, चौथे नंबर पे है USA, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फिर 7वें नंबर पे है अपना देश भारत। तो क्षेत्रफल के नंबर पे भारत का जो स्थान है विश्व में 7वें नंबर पे है। ठीक, उसके बाद फिर भू आविष्ठित राज्य, तो भू आविष्ठित राज्य कितने हैं हमारे भारत में, तो टोटल 5 राज्य हैं। दोस्तों, भू आविष्ठित राज्य का मतलब ये होता है कि भू आविष्ठित राज्य मतलब ऐसे राज्य जिसका कोई भी जो दूसरे राज्यों को न स्पर्श करता हो और साथ ही साथ कोई समुद्री सीमा ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं भू आविष्ठित राज्य। जैसे एक सिंपल शब्दों में हम समझें तो जैसे मान लीजिए ये जैसे टोटल कितने हैं, 5 है। तो मध्य प्रदेश के आसपास अगल बगल पड़ोसी ना तो कोई दूसरा देश है, भले दूसरा राज्य है, ठीक है, परंतु दूसरा देश नहीं है, और ना ही इस मध्य प्रदेश जो है क्या है कि अगल बगल में कहीं पर समुद्र है। वैसे ही छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के भी अगल बगल में कोई प्रकार का ना समुद्र है और ना ही दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। मतलब भू आविष्ठित का मतलब यही होता है, उसकी सिंपल परिभाषा, कि ऐसे राज्य या ऐसे देश जहाँ पर उसका जो क्षेत्रफल है वो जो है किसी भी दूसरे देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता और साथ ही साथ कोई भी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता, वो कहलाता है भू आविष्ठित राज्य। जैसे भू आविष्ठित राज्य अगर देखें भारत में तो कितने हैं, टोटल 5 है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, और हरियाणा है, और साथ ही साथ लास्ट में क्या है, तेलंगाना। आप इसमें नक्शे में भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले पर है हरियाणा, यहाँ पर ऊपर से अगर देखें तो, उसके बाद फिर है MP, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी झारखंड, ठीक, तेलंगाना और तेलंगाना। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो भू आविष्ठित राज्य आपको समझ में आया होगा, जो किसी भी तरीके से दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करते। ठीक, मतलब दूसरे देश की सीमा को टच नहीं करते और साथ ही साथ समुद्री सीमा को टच नहीं करते, वो कहलाता है भू आविष्ठित राज्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं भारत के संदर्भ में तटीय राज्य, तो टोटल कितने तटीय राज्य हैं। अब यहाँ पर बल्कि ऐसा रहेगा, जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा कह सकते हैं, जैसे ये लैंड लॉक्ड है बल्कि ये कोस्टल स्टेट है। दरअसल क्या है, अब इसमें क्या है, तटीय राज्य में मतलब ये कि या तो दूसरे देश की सीमा को टच करेगा और साथ ही साथ समुद्री सीमा को टच करेगा। ठीक, इसके पहले भू आविष्ठित में क्या था, जस्ट उल्टा था। मतलब ये जो तटीय राज्य है इसके जस्ट अपोजिट है कह सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो यहाँ पर मतलब गुजरात सबसे पहले नंबर पे आता है, गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कौन है, गोवा, चौथे नंबर पे कौन है, कर्नाटक, और आपका 5वें नंबर पे कौन है, केरल। ठीक, वैसे ही हम नीचे से मतलब जाए ऊपर तो 6वें नंबर पे है तमिलनाडु, 7वें नंबर पे है क्या, आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पे उड़ीसा, और आपका 9वें नंबर पे क्या है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो भू आविष्ठित राज्य और तटीय राज्य दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तटीय राज्य में खासियत क्या है कि दूसरे देश की सीमा को भी टच कर सकता है और साथ ही साथ समुद्री सीमा को टच कर सकता है, परंतु भू आविष्ठित में ऐसा नहीं होता। ठीक है, किसी भी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं करेगा और ना ही समुद्री सीमा को टच करेगा। ठीक, तो हमारे पास तटीय राज्य अगर बोलेंगे तो कितने हैं तटीय राज्य, 9, और भू आविष्ठित राज्य कितने हैं भारत के, तो 5। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। पहले नंबर पे क्या है, गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटक, फिर केरला, उसके बाद फिर तमिलनाडु 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पे ओडिशा, और आपका 9वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो दोस्तों मैं इसको तो बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ। जब ग्लोब को मतलब देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा बताया तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि भारत जो है आपका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से शुरुआत होता है, समझ सकते हैं हम। 8 अंश
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, वैसे भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशी विस्तार। और देशांतरी विस्तार में क्या रहेगा? ये आपका देशांतरी विस्तार रहेगा 68 अंश 7 मिनट, यहाँ पर रहेगा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपको मिलेगा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस तरीके से उसका भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किसको बोलते हैं? तो भारत का, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की बातें रहेगी, एक भारत का दक्षिणतम बिंदु और साथ ही साथ भारत की मुख्य भूमि से उसका दक्षिणतम बिंदु। तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि देखिए दरअसल इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और खास करके विशेष रूप से अगर हम देखें तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अपने आप में एक प्रकार का क्या है? द्वीप है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाता है तो इंदिरा पॉइंट उसका आंसर लेना है। और अगर कहीं मान लीजिए भारत की मुख्य भूमि से उसका दक्षिणतम बिंदु बोलेंगे तो कन्याकुमारी लेंगे। याद रखिए यहाँ पर का कैप केमुरिन, जहाँ पर तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर अगर कहीं मान लीजिए भारत का उत्तरतम बिंदु पूछा जाता है तो ये इसका आंसर आता है इंदिरा काल, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और भारत का अगर कहीं पश्चिमी बिंदु बोला जाता है तो उसका आंसर आएगा गौर माता, जो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, और भारत का पूर्वी बिंदु बोला जाता है तो किबुथु आएगा, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको चारों पांचों आपको याद रखना पड़ेगा। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या आएगा? कन्याकुमारी। मतलब मुख्य भूमि से अगर कहीं बोला जाएगा तब, और अगर डायरेक्ट पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इसका फाइनली रूप से आंसर क्या आता है? इंदिरा पॉइंट आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही हो और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, ग्रुप में, जहाँ पर भी वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास क्या करिए? शेयर करिए। ठीक, तो आज की क्लास में मैं इतना ही आपको चर्चा कर रहा हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके नेक्स्ट क्लास में भारत के भूगोल का ही विस्तार से और चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।